नमस्कार, मैं शैलेश कुमार। शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम एक देश के ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हाल के दिनों में बहुत गर्म है। पूरा देश इस वक्त यह सोचने को मजबूर हो गया है कि साक्षी और श्रद्धा का जिस तरह से कत्लेआम किया गया है, जिस तरह से चाकुओं से लगातार वार किया गया है और जिस प्रकार से कई टुकड़ों में बांटा गया है, तो यह मामला क्या है, यह कहाँ से शुरू होता है। बहुत लोग कहते हैं ये लव जिहाद का मामला है। बहुत लोग कहते हैं कि द केरला स्टोरी सच है, यह मानने पर बाध्य होना पड़ता है। बहुत लोग इससे इनकार करते हैं। लेकिन आज हम जो चर्चा करेंगे, द केरला स्टोरी फैक्ट है या नहीं है, लव जिहाद है या नहीं है, इस पर नहीं, हम चर्चा करेंगे कि इसके पीछे मूल कारण क्या है, क्या उसकी ओर हमारी नज़र जा रही है। तो आइए, यह बहुत ही खास विषय है। इस पूरे वीडियो में आप बने रहिएगा। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और आइए चलते हैं इस विशेष चर्चा पर कि साक्षी और श्रद्धा और कितने लोगों की हत्याएं इस देश में होगी और इस क्रूर ढंग से होगी। तो आइए अब हम मूल विश्लेषण की ओर चलते हैं और जिसमें कुछ तथ्य देखने का प्रयास करते हैं कि कहाँ चूक हो रही है। कोई जाल बिछा रहा है, कोई शिकार करने को तैयार है, तो हम उसमें फंस क्यों रहे हैं, हम उस जाल में क्यों जा रहे हैं जो इस तरह से हमें इस घटना का सामना करना पड़ रहा है। और पूरा देश साक्षी और श्रद्धा के लिए एक विशेष प्रकार के भाव से उमड़ पड़ता है। लेकिन एक बार अवलोकन अपने समाज को भी करने की आवश्यकता है। जब घटनाएं घट जाती हैं तो इस पर खूब चर्चा करते हैं, लेकिन इसके मूल में क्या है यह जानने का प्रयास नहीं करते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है घर से। श्रद्धा या साक्षी या अन्य किसी को भी उठाकर आप देख लें तो सबसे पहला तथ्य निकल कर आता है कि जिस वक्त उनकी हत्याएं हुई वो अपने माता पिता के साथ नहीं थे। क्या हमने इस पहलू पर कभी सोचा है कि जब इस तरह की घटनाएं घटी तो क्या उस बच्ची के साथ उनके परिवार के लोग थे? क्या उनके परिवार उस बच्ची से संपर्क में थे या उस बच्ची ने अपने परिवार को पकड़ रखा था? दोनों केस में यह निकल कर नहीं आता। और अन्य बहुत सारे केस आएंगे तो उसमें यह पहलू आता है कि जिसके साथ घटना घटी है उसमें उस बच्ची ने अपने परिवार को छोड़ दिया है। यानी कि जो पहला तत्व बनकर आता है कि हमारे पारिवारिक संस्कारों में जो गिरावट आई है, हम अपने बच्चों को संस्कार देने में, अपने साथ जोड़े रखने में असमर्थ हैं। इसी असमर्थता की वजह से पहला नींव पड़ता है और हमारे घर से वो संस्कार, वो बीजारोपण नहीं होता है और बच्चे खुद तैरने को तैयार होते हैं, भटक जाते हैं और घटनाएं घट जाती है। जब आप अपने घर को खुला रखेंगे चोरी होगी। जब आप संभल कर नहीं रहेंगे घटनाएं घटेगी। तो संभलने की तैयारी आपने क्या की है? पहला तत्व यह है कि परिवार टूटा है, नैतिकता बिखरी है, संस्कार का अभाव हुआ है, जिस कारण बच्चे अपने परिवार से नहीं जुड़े रह पा रहे हैं और उनके साथ ज़्यादातर घटनाएं घट रही है। अब बच्चे क्यों अलग हो रहे हैं? इसके पीछे सिर्फ बच्चों का दोष है? नहीं, उसमें अभिभावकों का भी दोष है। और दूसरा तथ्य यह है कि आज के गार्जियन, आज के अभिभावक एक होड़ में लगे हैं। और होड़ यह है कि हमारा बच्चा उनके बच्चे के बराबर क्यों नहीं, उनका बच्चा वहाँ पढ़ रहा है तो हमारा बच्चा वहाँ क्यों नहीं, फलाने का बेटा इतना कमा रहा है तो मेरा क्यों नहीं, फलाने की बेटी यहाँ पहुँच गई तो मेरा क्यों नहीं। कभी कभी बच्चे भी बहुत फोर्स करते हैं, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वो करना है। करने वाले लोग कहीं भी कुछ कर जाते हैं। ज़रा यह भी गौर करें कि जब इस तरह की घटनाएं घटती है और जिस युवा वर्ग के साथ घटती है, जिस आयु वर्ग के साथ घटती है, क्या वह आयु वर्ग इसके लिए आंदोलित है? क्या उसको इससे ठेस पहुंचती है? शायद बहुत कम। मैं कड़वी सच्चाई कह रहा हूं। वो समझते हैं किसी के साथ घट गई, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा।
हाँ, सबसे ज़्यादा आंदोलित वो गार्जियन होता है, वो समाज के शुभचिंतक होते हैं जो इस तरह की घटनाएं देखकर विचलित हो जाते हैं। कौन सी बात है, पहले जब बच्चे जवान हुआ करते थे, माता पिता की बाँछें खिल जाती थी, छाती चौड़ा हो जाता था कि अब मेरा बेटा और बेटी जवान हो गया, अब मैंने पालन पोषण कर लिया। अब जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, गार्जियन के पेशानी पर और भी लकीरें खींच जाती है और वह चिंतित मुद्रा में आ जाते हैं। अब इस बच्चे का क्या होगा, इसका भविष्य क्या है, ये कहाँ जाएगा, ये क्या करेगा, और वहाँ गया है तो क्या कर रहा है। तो हद से ज़्यादा होर में शामिल होना हमारे लिए दूसरा तथ्य निकल कर आता है कि होर में हम शामिल हो जाते हैं और कटी पतंग की तरह कहीं जाकर गिर जाते हैं। इसके आगे अगर तीसरे तत्वों पर चलें तो मेरा मानना है कि सफलता का सही मायने नहीं जानना। आज का युवा वर्ग, आज की पीढ़ी या आज के जितने लोग हैं, सफलता के सही मायने क्या हैं उसके प्रति सही ढंग से आकलन नहीं कर पाते हैं। सफलता के मायने सिर्फ इतना रह गया है कि हमें पढ़ना है, पढ़कर एक अच्छे और ऊंचे जॉब को प्राप्त करना है, बड़े कंपनी में काम करना है, खूब पैसा कमाना है और फिर अपने परिवार के साथ बहुत ऐश करना है। सफलता का मायने सिर्फ पैसे तक सीमित रह गया। हमारे पास गाड़ी है कि नहीं है, हमारे पास 4 मकान है कि नहीं है, हम विदेशों में घूम के आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, हम हवाई जहाज़ से उड़ रहे हैं या नहीं उड़ रहे हैं, कतई नहीं। सफलता का मायने यह नहीं है। सफलता का मायने यह है कि जिस शांति के लिए, जिस जीवन को जीने के लिए हम इस धरा पर आए हैं, और जब आए हैं तो हमने क्या प्राप्त किया, और जो प्राप्त किया उसको हमने क्या कंट्रीब्यूट किया। जाने के बाद हमारी पहचान किस रूप में रह जाएगी, पहचान रह भी जाएगी या नहीं रह जाएगी। सफलता का मायने यह होना चाहिए। इसी वजह से जो चौथी बात निकल कर आती है कि विवेक से ज़्यादा विज्ञान को तवज्जो देना। नैतिकता का पतन, नैतिक शिक्षा का पतन, व्यवहारिकता का पतन, और सिर्फ तर्क के सहारे विज्ञान यह कहता है, विज्ञान यह कहता है, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, विज्ञान तो यह कहता है। ईश्वर को मानने से क्या, पूजा करने से क्या, हम तो ऐसे ही हैं, ये हमारी ज़िंदगी है, इट्स माई लाइफ। नहीं, आपकी ज़िंदगी नहीं है, आपकी ज़िंदगी के साथ कई ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई है। जिस प्रकार कोई नशे में धुत होकर सड़क पर गाड़ी चलाता हो और कहता हो इट्स माई लाइफ, ये मेरी ज़िंदगी है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप नशे में गाड़ी चला रहे हैं, दूसरे को भी आप क्षति पहुंचा सकते हैं। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहता है, इसलिए सिर्फ अपना लाइफ नहीं होता, दूसरे के जीवन के साथ तारतम्यता बिठाना ही जीवन जीने की कला है। तो विज्ञान को तवज्जो से ज़्यादा विवेक को तवज्जो दिया जाना चाहिए। विज्ञान जीवन जीने के लिए है और जीवन एक आर्ट है, एक कला है, इसको जीने आना चाहिए। और पांचवी बात जो मैं कहने जा रहा हूँ वह है आज के व्यक्तियों में, आज के युवाओं में, नई पीढ़ी में सिर्फ अधिकार, अधिकार और अधिकार। कर्तव्य का तो बोध नहीं। कर्तव्य हमारे क्या हैं इसके पीछे नहीं जाना। हमारे अधिकार ये हैं, हमें बोलने का अधिकार है, हमें कपड़े पहनने का अधिकार है, हमें यहाँ बजाने का अधिकार है, हमें आज़ादी का अधिकार है, सब अधिकार है। कर्तव्य कुछ नहीं है, कर्तव्य शून्य। और जब कर्तव्य शून्य होता है, लोग दूसरे को मानना बंद कर देते हैं, दूसरे के प्रति लिहाज करना बंद कर देते हैं, लोग भटकने लगते हैं, परिवार से टूटने लगते हैं, तो फिर घटनाएं घटने लगती है। शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है और आप उसमें फंस जाते हैं। फिर आप कहते हैं ये लव जिहाद है, फिर आप कहते हैं द केरला स्टोरी ट्रू है, लेकिन आप वहाँ तक पहुँचे क्यों? आपने उसके लिए क्या किया? और जब खासकर यह बात समझ में आ गई है कि ऐसी परिस्थितियां घट रही है, ऐसे घटनाएं घट रही है, तो हमको और अपने सनातन, अपने संस्कृति, अपने संस्कार, अपने व्यवहार, अपने परिवार से जुड़ना चाहिए। यही एकमात्र उपाय है जिससे हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। शिकार तो शिकार करने के लिए तैयार है,
तो दूसरे पर दोष देने से पहले अपने आप को ठीक करें। और हमारी सनातन संस्कृति वो हमें बहुत कुछ सिखाती है। अपनी विरासत का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। उस कटी पतंग की तरह न हो जो कहीं जाकर गिर जाए। पतंग तब तक उड़ता रहता है जब तक वह अपने डोर से बंधा रहता है। आपका डोर आपका परिवार है, आपका संस्कार है। मैं नई पीढ़ी से कह रहा हूँ, आप अपने डोर से बंधे रहेंगे तब तक ही उड़ते रहेंगे। जिस दिन ये डोर टूट जाएगा उस दिन कहीं न कहीं जाकर कटी पतंग की तरह गिर जाएंगे और विलीन हो जाएंगे। कोई साक्षी होगा, कोई श्रद्धा होगा और न जाने कितने लोग होंगे। तो शैलेश की बात में आज इतना ही। इस विषय पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।